वैसे हम तो नहीं कहते, मगर जनता कहती है कि पॉलिटिशियंस ना रिपीट हम तो नहीं कहते, मगर जनता कहती है कि पॉलिटिशियंस का कोई ना धर्म होता है ना दीन, कभी भी पासा पलट सकते हैं। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 15। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा, और आज हम सारा दिन क्या क्या चुनावी बातें रही उस पर चर्चा करेंगे। और पहले आपको बता देते हैं कि आज क्या क्या मुख्य रहा। आज दल बदलने का सिलसिला जारी रहा और 3 नेता इधर से उधर हुए। वहीं दूसरी ओर कुछ और नेता भी इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि टिकट्स का घमासान लगातार जारी है। राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं करने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे कहां कहां और कब करेंगे। देवेंद्र राणा ने 2014 की बात आज 2024 में दोबारा से की, उसका एनसी पर या बीजेपी पर कितना असर होगा और उसके मायने क्या हैं वो भी बात करेंगे। और बावे वाली माता, जिसे जम्मू की जगजननी कहा जाता है, वहां पहुंच रहे हैं वो नेता जिनकी अभी टिकट्स फाइनल नहीं हुई है। ढोल नगाड़ों के साथ मां के जयकारे भी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दल बदलू नेताओं की। विक्रम मल्होत्रा एक बड़े कांग्रेस परिवार से आते हैं। उनके पिता अमृत मल्होत्रा एमएलसी रहे कांग्रेस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी थे। क्या वो इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, या उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सबके नज़दीकी। उनके बेटे जो पिछली बार 2014 चुनाव में जम्मू ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मगर बीजेपी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता से बहुत कम वोट से हारे थे और एक अच्छे नेता माने जाते हैं विक्रम मल्होत्रा। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, मगर शायद कुछ लेट हो गए। अब टिकट मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जम्मू ईस्ट की टिकट पहले ही अनाउंस हो चुकी है और उसके बावजूद भी कई सारे और नेता पहले ही बागी हो रहे हैं, तो चांसेस कम है। मगर विक्रम मल्होत्रा कांग्रेस से अपनी पार्टी से होते हुए बीजेपी में आ गए। वहीं राधे श्याम शर्मा नौशहरा से एक बड़े नेता, 2 बार के विधायक, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर पिछले करीबन 3-4 साल से बीजेपी में चले गए थे, वापस आ गए एनसी में और घर वापसी की। उसका कितना असर होगा नौशहरा में देखना होगा, क्योंकि हमने कल भी आपको कहा था नौशहरा सबसे इंटरेस्टिंग सीट होती जा रही है। अदिति शर्मा वैसे तो कहा जाता है कि पैराशूट नेता, मगर वो खुद भी पायलट हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर नेता भी कह सकते हैं। 2014 में ही सुर्खियों में आई थी, जब अचानक से एक सुबह जम्मू वासियों ने देखा कि एक लड़की के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए हैं और होर्डिंग। पता चला कि बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद टिकट 2014 में भी नहीं मिली, 19 में चुनाव नहीं हुआ और 24 में भी बारी नहीं आई, तो पार्टी छोड़ के चली गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में गुलदस्ता देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। आज तस्वीर वायरल हुई। तो पवन जी, आज पूरा दिन सिलसिला जारी रहा इधर से उधर नेताओं के जाने का। एक सबसे पहले जैसे हमने बात की, विक्रम मल्होत्रा पुराना कांग्रेसी परिवार, अपनी पार्टी से होते हुए बीजेपी में आ गए, मगर लेट हो गए मुझे लगता है। ये तो आज शुरुआत हुई है, सिलसिला शुरू होगा, मगर वो आए लेट है। आने वाले दिन अभी और चलेगा। लेकिन विक्रम मल्होत्रा अभी देखो आए लेट, क्या उनको पता था कि कांग्रेस की टिकट तो मिलनी नहीं है। वो जुगेश सानी वहां पर प्रबल दावेदार है, वहां पर वही इसके उम्मीदवार होंगे। अब जाहिर सी बात है कि पार्टी को छोड़ने वाली बात है। पार्टी को छोड़ा, बीजेपी में आगे, बीजेपी में तो ऑलरेडी वहां पर युद्धवीर सेठी को अनाउंस किया हुआ है। ये है कि विक्रम मल्होत्रा के आने से युद्धवीर सेठी को थोड़ी राहत मिलेगी कि कांग्रेस का एक परिवार उनके साथ जुड़ गया है। जाहिर सी बात है कि विक्रम मल्होत्रा जिस गली में रहते हैं, वहाँ का वोटर जो है, जो इनका परिवार का लोग हैं, वो वोट बीजेपी को वो कितना डलवा पाते हैं वो बात की बात है, लेकिन राहत जरूर थोड़ी बहुत उनको मिली है। बाकी रही अदिति चोपड़ा की बात, तो अदिति शर्मा की बात रही, तो अदिति शर्मा जैसा दीपक बता रहे थे ना कि एक रात जम्मू वाले सोए हुए थे और सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे जो भी बाहर निकला, उसने देखा जम्मू एयरपोर्ट से तभी पुल तक चारों तरफ होर्डिंग्स, भारतीय जनता पार्टी का वो कमल का फूल और अदिति शर्मा का तस्वीर। और तब भी चुनाव थे, तब भी 2014 के चुनाव से पहले की बात है। और उस समय कविंदर गुप्ता हैरान हो गए थे कि टिकट तो मुझे मिल रही है, ये पोस्टर कहां से आ गए, तो उस समय हाउ हल्ला मच गया था कि आखिर उस समय अदिति को जम्मू में कोई जानता नहीं जानते थे। तो ये हो गया कि ये दिल्ली से कोई लीडर आ रही है, अदिति शर्मा। अच्छा, फिर उसके बाद पार्टी में तो आपको पता ही, केवल एक तो बिहार तो बीजेपी ने कहा कि इनके पास तो हमारी प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है,
चलो ठीक है, बीजेपी नेत्री कहा जाता था तो वो चले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, अब कौन सी टिकट के ऊपर। मगर पवन जी, इसमें ना दोनों चीज़ों में मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। लंबे समय से आप सियासत कवर करते हैं कि विक्रम मल्होत्रा का परिवार पिछले 50 सालों से ज़्यादा से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और अदिति शर्मा का जितना हमें बाद में पता चला था कि उनका परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करके ऑपोजिट आइडियोलॉजी में जाना वो कितना कंफर्टेबल रहता है नेताओं के लिए? अब विचारधारा की बात ही नहीं रही, खत्म हो गई है वो, खत्म हो गई। अब तो सादा देखिए, अब बीजेपी ने पहले नहीं कहा उस दिन कि नेशन फर्स्ट, पार्टी तो आप अपने देश में किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। तो ये आप छोड़ दीजिए, आइडियोलॉजी के लिए कोई नहीं है। आप जहां पर 15-20 साल से कोई व्यक्ति पार्टी की सेवा कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलती, उसके जूनियर को मिल जाती है, तो उसके लिए आइडियोलॉजी क्या है? इंपॉर्टेंट है राधे श्याम शर्मा की घर वापसी। लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी में ज्वाइन हुए, मैं तो इस कैप्शन को थोड़ा चेंज करूंगा कि उनकी घर वापसी हुई है, क्योंकि 2 बार एनसी की टिकट पे ही जीते थे। आप उनका जाना सुरेंद्र चौधरी के लिए कितना फायदेमंद देखते हो? देखिए, सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा के भीतर अपना वोट बैंक मजबूत है, और जिस तरह की वो रैलीज कर रहे हैं, उन्होंने रविंद्र रैना तो कल पहुंचे वहां पे, हाँ कल रोड शो किया, वो तो पिछले 2 महीने से वहां पर रैलीज कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। उन्होंने तो नौशहरा को अब तीसरी बार घूमना शुरू कर दिया। ये तो अभी पहली बार में पूरा करेंगे। हाँ, जो राधे श्याम शर्मा है, इनका जो परिवार है, ये एक बहुत पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ रहा है, और इन्होंने 2 बार वहाँ पर जीत हासिल की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र चौधरी को पहले भी तो एज था, अब थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा नौशहरा के भीतर, क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। और जाट समुदाय का वहाँ पर भी वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय का राधे श्याम का उनके साथ जुड़ने से कहीं ना कहीं और थोड़ा मजबूती उनको मिल जाएगी। अब आते हैं कि समाचार और खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि कुछ दिनों में कुछ और नेता भी इधर उधर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खबर है, हम इसको ब्रेकिंग तो नहीं कहेंगे, मगर है ये बड़ी खबर जम्मू के लिए, अभी तक किसी ने इसको बताया भी नहीं शायद दर्शकों को, कि कांग्रेस कुछ बीजेपी के बागियों के टच में है। तो ऐसे में क्या कुछ और नेता इधर से उधर हो सकते हैं 2-3-4 दिनों में, क्योंकि सूची आने वाली है? देखो, मैंने पहले खबर की थी, तब भी मैंने आपका नाम लिया था कि ये आपकी खबर थी, आपका ये लूप था, ब्रेकिंग थी, स्कूप थी आपका, कि कांग्रेस जो है जाते हैं या नहीं जाते हैं, बात टच में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं दी जाती तो वो जा सकते हैं। लेकिन मुझे जो आशंका थी वो रजौरी से थी, कि रजौरी में दिनेश शर्मा का अपना एक अरसूख था, वहाँ पर ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर वो एक बड़ा चेहरा थे, और ब्राह्मण सभा उनके साथ थी। बड़ी बात ये थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद कांग्रेस को अगर वो वहाँ पर टिकट नहीं देते हैं बीजेपी, तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस में गए नहीं। कांग्रेस ने अपना इफ्तिकार को वहाँ पर अनाउंस कर दिया है। लेकिन दिनेश शर्मा का मुझे लग रहा था, आशंका थी कि वो जाएंगे, लेकिन 3-4 और लीडर हैं जो टच में हैं। हो सकता है कि कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल मुझे लग रहा है कि जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस भी सूची ला सकती है, और बीजेपी भी आ सकती है, और कल कुछ उथल पुथल होगी। तो 4-5 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर अभी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि राहुल गांधी जब चुनाव अनाउंस हुए, सबसे पहले नेता थे जो कश्मीर पहुंचे, और उसके बाद हमने कहा था कि वो कश्मीर में रैली कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी जी तक आपकी बात पहुंच गई है, कांग्रेस तक, तो पहली रैली जम्मू में कर रहे हैं। जम्मू रीजन में गूल संगलदान जो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहां अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। करीबन 11:30 बजे, 11 से 11:30 उनकी रैली है, और वहीं से वो बाय रोड चले जाएंगे या फिर बाय चॉपर डूरू, जो कि साउथ कश्मीर में है। और डूरू के लिए वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट जीए मीर, जो उनके बहुत खास हैं, उनके लिए कैंपेन करेंगे। 2 रैलियां कल वो जम्मू कश्मीर में करके वापस लौट जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सीधे सीधे किन बातों पर अटैक करने वाले हैं? क्योंकि उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहे थे कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रही है। तो कल राहुल गांधी बीजेपी पे क्या अटैक कर सकते हैं, और उनकी रैलियों से कितना फायदा होगा, ये इस देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से ये चुनाव अनाउंस हुए हैं, तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पीडीपी ने कांग्रेस पे डायरेक्ट अटैक कभी नहीं किया, वो कहीं नहीं किया, वो उनकी एनसी के साथ चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस पे अटैक कर रही है। ठीक है ना। तो अब राहुल गांधी के लिए कल का जो दौरा है, 2 जो रैलीज हैं, डोरू अनंतनाग में जहां पर जीए मीर हैं,
और रामबन में, गूल संगलदान में। तो वहाँ जो दोनों सीटें जो है इनके लिए कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जहाँ से खासी लीड इनको मिल चुकी है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि वो जब रैली करने वहाँ पहुँचे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, जो डिस्क्लोज नहीं हुई, वो कल वो कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। वो भी कल बड़ा हमला करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कर ही रही है, लेकिन राहुल गांधी कल वहाँ से करेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं कि राहुल गांधी का दौरा जो 2 विधानसभा में होगा उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने जो तमाम कार्यकर्ता अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कांग्रेस के साथ साथ वो भी इकट्ठे होंगे, और वहां पर हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ मंच पे उमर अब्दुल्ला भी नजर आए, और वो जॉइंट रैली होगी और वो उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं कल अगर हम ये बात करें कि सीट अनाउंस करने में बीजेपी आगे चल रही है, तो रैलीज करने में कांग्रेस भी आगे है। इसका भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस के पहली बड़ी रैली उनके बड़े नेता ही कर रहे हैं कल, और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह। और अभी तक बीजेपी की पहली रैली कहाँ होने जा रही है, बड़ी रैली स्टार प्रचारकों की, अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ है। देवेंद्र राणा जब 2022 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में आए थे तो उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, और उसके सूत्रधार भी खुद देवेंद्र राणा थे। उन्होंने कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने उन्हें दिल्ली भेजा था बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने के लिए, मगर बीजेपी ने रिफ्यूज कर दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें सरकार नहीं बनानी, और साथ ही साथ ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टेड थी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे दिया और ये भी खुलकर कह दिया आज पहली बार कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की सारी शर्तें मानने को तैयार थी, यहां तक कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने की भी, यानी कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। तो आप इस बयान को पवन जी कैसे देखते हैं? फिर एक और मेरे मन में सवाल है, वो बाद में पूछता हूं। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा था ना कि राम माधव को यहां पर लाया गया है पीडीपी के साथ सांठगांठ करके फिर से सरकार, आपको लगता है ये उसका जवाब है? उसका जवाब है 2014 वाला जो इशू बनाया था। तो पीडीपी की अभी आज बयान आया है इसके ऊपर, महबूबा ने भी इसके ऊपर बयान दिया है कि जो देवेंद्र राणा ने कहा है कि एनसी के साथ वो सरकार, देखो ये कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने हो गए हैं। पीडीपी अलग से चला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीधा हमला है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के ऊपर हमला किया था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र राणा का ये कहना कि सूत्रधार मैं था, तो कहीं ना कहीं ये अटैक जो है ये डबल अटैक है, ये डबल अटैक है। अब ये देखना है कि राहुल गांधी इस पर क्या कहते हैं। अच्छा, बड़ी बात एक और आ रही है इसमें बड़ी चीज ये आ रही है कि देवेंद्र राणा ने जो आज कहा, ये पहले नहीं कहा था कि चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का मान देने के लिए मान गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब बीजेपी पे भी सवाल बनता है, तो फिर बीजेपी ने क्यों अपना सीएम नहीं बनवाया, जबकि जब वो पीडीपी के साथ गए तो सीएम उनका बना था। तो बीजेपी के पास ऑप्शन था। बीजेपी ने ये मुद्दा रखा था कि आप हमें सीटें दोगे, हम जम्मू का पहला हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। तो अगर देवेंद्र राणा जी ये दावा कर रहे हैं कि वो हिंदू चीफ मिनिस्टर देने को तैयार थे, तो क्या उस समय भाजपा ने हाथ क्यों खड़े किए? वही चीज है ना, डिप्टी सीएम पे क्यों माने? हाँ, और तो वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? आपके पास 3 बड़े चेहरे थे, कविंदर गुप्ता था, डॉक्टर निर्मल सिंह थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, आपके पास सातु शर्मा थे, आप लाते किसी को, और आपके पास नंबर भी थे। और बड़ी बात यह है कि अब शायद ये 2024 में 2014 का मामला उठाने का मतलब ये है कि ये बताया जा रहा है कि उस समय हमारे पास चांस था, हम उनके साथ नहीं गए, मगर अब जाने का सवाल नहीं उठता, या फिर अब जा सकते हैं अगर तो नंबर आए तो जा भी सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि इस सब का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कैसे देती है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। तो अब हर रोज एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशन चलते रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव है जनाब, इसमें पूरा होता है पुराना हिसाब। तो अब बात करते हैं एक और बहुत चुनाव से जुड़ी हुई खबर की, जो हम कल भी जिक्र कर रहे थे। कल बीजेपी के एक नेता विक्रम रंधावा बावे वाली माता के मंदिर में पहुंचे ढोल नगाड़ों के साथ, और जब वो वहां पहुंचे तो जम्मू में खबर फैल गई कि शायद बाहू से टिकट पक्की हो गई। ये बहुत से लीडरों की नींद जो है वो उड़ गई थी। बाद में पता चला कि टिकट नहीं थी, वो सिर्फ माथा टेकने गए थे। आज रमन भल्ला पहुंचे हैं दोपहर बाद, उनके साथ भी नारेबाजी हुई है, और भल्ला साहब तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि टिकट लेनी कहां से, पक्की तो उनकी टिकट है। तो अब ये चक्कर है कि बावे वाली माता जाकर माथा टेक कर नारेबाजी करके, तो ये क्या साबित कर रहे हैं, और टिकट्स अभी तक जो है पेंडिंग पड़ी हैं। देखिए, ये है कि जम्मू में बावे वाली माता का एक अपना
स्टेटस है। हम लोग जग जननी कहते हैं, जम्मू की जननी है, तो जम्मू को बचाने वाली बाबे वाली माता है। कोई भी विपदा आती है तो हम माता के दरबार पहुंच जाते हैं। टिकट की विपदा वहां तो ये विपदा जो है दोनों उम्मीदवारों पर थी और माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। बाकी और इसमें अगर आप पॉलिटिकल कोई एंगल देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कैसा था। हाँ, इतना जरूर था कि जब विक्रम रंधावा वहां पर गए थे, जब वो बाबे पहुंचे, वो वीडियो जब बाहर आया, वो भी बाबे ही थे, तब तक फोन की घंटियां बज रही थी बीजेपी दफ्तर के लोगों को कि हुआ क्या है, कि ढोल नगाड़े नाच गाना हो रहा है, कहीं टिकट तो नहीं लेकर आ गए। तो वो आशीर्वाद लेने गए थे कि हो सकता है मैं एकला चलूंगी, राह पे चलूं तो माता आशीर्वाद देना। तो ये चुनावी चालीसा का आज का एपिसोड जो हमने आज आपको खबरें सुनाई, बताई कि आज सारा दिन क्या हुआ, तो आज काफ़ी कुछ जो है गर्मा गर्म खबरें रही, इधर उधर जाने का सिलसिला, बयानबाजी। तो कल शायद, जैसे कल भी उम्मीद थी मगर आज भी दिन निकल गया, कल शायद दोनों पार्टियों की जम्मू की जो टिकट्स हैं उन पर सूची आ जाए, उसके बाद फाइनल हो जाए कि अब कौन कौन कैंडिडेट कहाँ है, ये भी साफ हो जाए कि अब कोई बागी है या नहीं, और फिर प्रचार आगे बढ़ेगा। जो भी होगा आपको बताएंगे, आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे प्रोग्राम्स को शेयर करते रहिए। आप अगर चुनावों पे कुछ अलग एंगल की स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमें डीएम करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके टेस्ट की खबरें चुनावों से जुड़ी हुई आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरी टीम और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत धन्यवाद।